नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में पिछली क्लास में हमने आप लोगों को भारत में अंग्रेजों का आगमन करा दिया है। और जिन साथियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप पिछली क्लास जरूर देख लें। और आज आप लोग पढ़ेंगे भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, अन्य यूरोपीय कंपनियों जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ों की तरह ये फ्रांसीसी भी भारत में आते हैं। और क्यों आते हैं? ये व्यापार के लिए आते हैं। फ्रांसीसी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। और पिछली जो पुर्तगालियों के बारे में और इसी तरीके से डचों के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में हम आपको करा चुके हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, और इसके बाद कौन आते हैं? फ्रांसीसी आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांसीसी। तो इन तीनों के बारे में हम आपको करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप वहां जाकर के एक तरफ से सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो इन्हीं के तरीके से, जिस तरीके से ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में आते हैं, उसी तरीके से फ्रांसीसी भी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आते हैं। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले ये फ्रांसीसी लोग, ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप, तो ये अफ्रीका का तट है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मेडागास्कर। पहले जो फ्रांसीसी लोग थे वो यहाँ मेडागास्कर और अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थे। ये यहाँ तक व्यापार करते थे, मेडागास्कर तक इनकी पहुँच थी और अफ्रीका के तटीय क्षेत्र में इनका व्यापार चल रहा था। लेकिन फ्रांस में इस समय लुई 14वां का शासन है। लुई 14वां इसका शासन है। और इसने क्या काम किया कि वर्ष 1664 में ये क्या काम करता है कि इसका एक मंत्री है, लुई 14वां का एक मंत्री। और ये मंत्री कौन है? जिसका नाम है कोलवर्ट। ये किसका मंत्री है? लुई 14वां का। तो लुई 14वां ने 1664 में अपने एक मंत्री की सलाह पर, और मंत्री कौन है? कोलवर्ट है। और इसने लुई 14वां को एक सलाह दी कि अगर एक व्यापारिक कंपनी का गठन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लुई 14वां ने इनकी सलाह पर एक व्यापारिक कंपनी का गठन किया। व्यापारिक कंपनी का गठन किया और इस कंपनी का नाम रखा गया द कंपनी ईस्ट इंडियाज ओरिएंटल। और इस कंपनी के गठन के कारण ही, क्योंकि इस कंपनी ने ही भारत में आकर व्यापार किया, और इसीलिए कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का या फ्रांसीसी सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। यहाँ लिख लीजिए, कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी या सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
और जब इस कंपनी का गठन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि 1667 की बात है, वर्ष 1667 में कंपनी के गठन के बाद एक अभियान भारत में व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए आता है। कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस से क्या होता है, एक अभियान आता है, एक अभियान आता है। और ये क्यों आता है कि भारत में व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए और इस अभियान का जो अध्यक्ष होता है, इनका नाम है फ्रांसिस कैरो, या फिर इसे फ्रैंको कैरो भी कहते हैं, कैरो। ये भारत आता है और ये सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, इसे नोट कर लिया होगा, इसे साफ किए दे रहे हैं। और ये सबसे पहले देखो कहाँ पहुँचता है, ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। फ्रैंको कैरो जब फ्रांस से 1667 में ये निकलता है और ये सूरत पर सबसे पहले सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सूरत में। कब? 1668 में ये सूरत पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर इन्होंने एक ईरानी व्यापारी की मदद से, एक ईरानी व्यापारी की मदद से यहाँ पर एक ये कोठी खोलते हैं, अपना कारखाना लगाते हैं। इन्होंने यहाँ पर प्रथम फैक्ट्री या हम कह सकते हैं प्रथम कोठी, या कह सकते हो कि प्रथम कारखाना यहाँ पर लगाया। कहाँ पर? सूरत के अंदर 1668 में। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जब इन्होंने ये देखा कि सूरत के अंदर व्यापार में ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, व्यवसाय ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है, तो इन्होंने ये कोरोमंडल तट की तरफ अपना रुख करते हैं। और इसके बाद इधर साफ कर दूं, इसे नोट कर लो फटाफट। जब ये कोरोमंडल तट की तरफ, ये जो तट है इधर ये रुख करते हैं, सोचा कि इस तट की तरफ व्यापार हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो इधर इन्होंने रुख किया। और जब ये कोरोमंडल तट की तरफ बढ़ते हैं तो इधर एक क्षेत्र पड़ता है गोलकुंडा, और गोलकुंडा के शासक से ये लोग परमिशन लेते हैं और परमिशन लेकर के मंसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी या दूसरी फैक्ट्री या दूसरा कारखाना खोलते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता है मंसूलीपट्टनम। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, दूसरी कोठी खोलते हैं या दूसरा कारखाना। और ये कब खोलते हैं? 1669 में। 1669 में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना कहाँ पर खोला? मंसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरा कारखाना खोला। और बाद में क्या होता है कि इन दोनों स्थानों की जिम्मेदारी फ्रांसिस मार्टिन को दे देते हैं और उन्होंने अपनी देखरेख में इन दोनों स्थानों से व्यापार किया और इन दोनों स्थानों की देखरेख की और यहाँ पर अपने आप को मजबूत किया। तो क्या होता बाद में कि सूरत और मंसूलीपट्टनम इन दोनों स्थानों की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है? फ्रांसिस मार्टिन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद मंसूलीपट्टनम के दक्षिण तरफ
इसको साफ किए दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि मंसूलीपट्टनम के दक्षिण तरफ एक स्थान है सेंट थोमे। इसको फ्रांसीसी लोग गोलकुंडा के शासक से सेंट थोमे को छीन लेते हैं। और कब छीनते हैं? 1672 में। 1672 में जब ये सेंट थोमे को छीन लेते हैं गोलकुंडा के शासक से, तो क्या होता है कि चूंकि यहाँ पर सेंट थोमे में पहले डच लोग भी रहते थे, जब इन्होंने सेंट थोमे को छीना तो इस समय यहाँ पर डच लोग भी रहते थे। तो इस कार्य से डच नाराज हो जाते हैं और डचों के साथ साथ जो गोलकुंडा के शासक हैं वो भी नाराज हो जाते हैं। तो डच और गोलकुंडा के शासक दोनों लोगों ने मिलकर फ्रांसीसियों को सेंट थोमे से भगा दिया। और जब फ्रांसीसी सेंट थोमे से भाग जाते हैं तो ये इसी क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है बलिकोंडपुरम। बलिकोंडपुरम यहाँ के राजा के पास, यहाँ के शासक के पास ये लोग पहुँचते हैं और यहाँ के शासक का नाम है शेर खां लोदी। शेर खां लोदी। तो यहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं और शेर खां लोदी से विनती करते हैं और उनसे कुछ क्षेत्र मांगते हैं व्यापार के लिए। तो शेर खां लोदी इन्हें अपने ही क्षेत्र में कुछ जगह दे देता है। एक छोटा सा क्षेत्र दे देता है और इस क्षेत्र में वर्ष 1674 की बात है, फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र को पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। पांडिचेरी के रूप में इसे विकसित किया। किसने? फ्रांसीसियों ने। इसे क्या नाम दिया? पांडिचेरी। ठीक है। कब? 1674 में। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद यहाँ पर पांडिचेरी में फ्रांसीसियों ने यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई। ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने एक किले का निर्माण कराया, एक किला बनाया और जिसका नाम है फोर्ट लुई नामक इन्होंने यहाँ किला बनाया। और पांडिचेरी को इन्होंने अपना मुख्यालय भी बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। चूँकि पांडिचेरी में इन्होंने अपनी एक स्थायी रूप से बस्ती बसाने का काम किया और इसलिए जो फ्रांसिस मार्टिन इसको इसी के कारण, पांडिचेरी में बस्ती बसाने के कारण ही फ्रांसिस मार्टिन को भारत के अंदर फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का संस्थापक कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हालांकि जब पांडिचेरी के गवर्नर लीनो और ड्यूमा जब ये लोग पांडिचेरी के गवर्नर थे तो इनके कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक प्रभाव के कारण पांडिचेरी का काफ़ी विकास हुआ। लेकिन वर्ष 1693 की बात है कि डचों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष होता है, युद्ध होता है। तो डच लोगों ने पांडिचेरी को इनसे छीन लिया। जब 1693 में जब युद्ध हुआ डचों और फ्रांसीसियों के मध्य, तो फ्रांसीसियों से डचों ने पांडिचेरी छीन लिया
पांडिचेरी छीन लेते हैं। कौन? डच छीन लेते हैं। चूँकि इधर यूरोप के अंदर क्या था, इस समय जो स्थिति थी 1683 की बात है, 1689 की बात है, और यूरोप में फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष चल रहा था। किसके साथ? फ्रांस के साथ और अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच गणराज्य, इसी तरीके से इंग्लैंड और स्पेन, और इसी तरीके से आप लिख सकते हैं रोमन साम्राज्य। तो इनके और फ्रांस के मध्य में ये संघर्ष चल रहा था वर्ष 1689 से, और इसी वजह से भारत के अंदर भी डचों और फ्रांसीसियों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। और जब यूरोप के अंदर, इसको इधर साफ कर दूं, और जब यूरोप के अंदर ये संघर्ष खत्म होता है, ये तनाव खत्म होता है, ये युद्ध खत्म होता है, कब? 1697 में यूरोप में एक संधि होती है, जिसका नाम है रिजविक की संधि। ठीक है, और ये कब होती है? 20 सितंबर 1697 को ये संधि होती है। और ये संधि किसके मध्य होती है? डचों और फ्रांसीसियों के मध्य। डचों और फ्रांसीसियों के मध्य में ये संधि होती है। और संधि होने के बाद यूरोप में जो ये संघर्ष चल रहा था, ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यूरोप के अंदर शांति स्थापित हो जाती है। और इसी के साथ भारत में भी क्या होता है कि डचों ने जो पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया था, उसको ये लोग वापस कर देते हैं। ये इस संधि के बाद यहाँ लिख सकते हो कि रिजविक की संधि के बाद डचों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। ठीक है, तो इस संधि का क्या असर होता है कि इधर यूरोप में शांति हो जाती है, तो भारत में भी डच फ्रांसीसियों को इनकी पांडिचेरी वापस कर देते हैं। और इधर बंगाल के क्षेत्र में भी फ्रांसीसी अपने व्यापार की योजना बना रहे थे। बंगाल के क्षेत्र में व्यापार की योजना ये लोग बना रहे थे। उसी समय क्या होता है कि फ्रांसीसी लोग पहुंचते हैं। बंगाल का एक शासक है जिसका नाम है बंगाल का शासक, इसके पास ये लोग पहुंच जाते हैं फ्रांसीसी लोग। और बंगाल के शासक उस समय कौन होते हैं? शाइस्ता खां इनके पास पहुंचते हैं और इनसे कुछ जगह मांगते हैं व्यापार करने के लिए, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ क्षेत्र मांगते हैं। तो शाइस्ता खां ने क्या किया कि एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जिसका नाम है, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है बंगाल में जिसका नाम है चंद्रनगर। इस क्षेत्र को वर्ष 1690 में शाइस्ता खां फ्रांसीसियों को दे देते हैं। और जब ये क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिल जाता है तो यहाँ पर ये फ्रांसीसी लोग अपनी कोठी स्थापित करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अपना कारखाना लगाते हैं और यहाँ पर अपनी बस्ती भी बसाते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने 1690 और 1692 के आसपास ही
इन लोगों ने क्या किया, 1690 और 92 के आसपास ही इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता, जो कलकत्ता का क्षेत्र पड़ता है, कलकत्ता क्षेत्र में भी इन्होंने कब्जा कर लिया, अपने व्यापारिक अड्डे बना लिए, अपने व्यापारिक अड्डे बनाए। इतनी बात समझ में आ गई। और जैसे ही ये लोग कलकत्ता के क्षेत्र में अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ भी संघर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि फ्रांसीसियों की शक्ति और गतिविधि उतनी अधिक नहीं थी जितनी डचों और अंग्रेज़ों की थी, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनी थी, ये कंपनी फ्रांस के सरकार के ज़्यादा नियंत्रण में थी और इस वजह से इसने अपना पर्याप्त विकास नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसके संगठन में भी पर्याप्त इसका संगठन भी नहीं था, और दूसरी चीज़, इस कंपनी की पर्याप्त पूंजी भी नहीं थी, और इसलिए भी कहीं न कहीं फ्रांसीसियों की शक्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई थी। और दूसरी चीज़, जो फ्रांस है, ये फ्रांस 1673 से 1713 तक की बात है। फ्रांस ये हॉलैंड के साथ युद्धरत था, हॉलैंड के साथ इसका संघर्ष चल रहा था, और इसलिए फ्रांस ने उधर ज़्यादा ध्यान दिया, भारत की तरफ अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पर कम ध्यान दिया। और इसलिए कहीं न कहीं फ्रांसीसी कंपनी की शक्ति में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई। लेकिन होता क्या है, इसे साफ कर दूं, चलो इधर साफ की दे रहे हैं, कि जब फ्रांस और हॉलैंड के बीच जो संघर्ष की स्थिति थी, जब वो ख़त्म हो जाती है, उसके कुछ समय के बाद 1720 में जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका पुनर्गठन किया जाता है, नए सिरे से उसको गठित किया जाता है। और जब इसका नए सिरे से गठन कर लिया जाता है, और तब इसकी शक्ति में पर्याप्त और बेहतर तरीके से वृद्धि होना शुरू हो गई। और इसके बाद वर्ष 1721 में फ्रांसीसियों ने, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, फ्रांसीसियों ने, ये मेडागास्कर है, और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है मॉरिशस, यहाँ पर मॉरिशस, ठीक। यहाँ पर क्या किया कि फ्रांसीसियों ने मॉरिशस में 1721 में ये लोग कब्जा कर लेते हैं, कहाँ पर? मॉरिशस में। कब? 1721 में, ठीक है। और इसी तरीके से ये लोग 1725 में भारत के मालाबार तट पर ये कई अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करते हैं। और साथ साथ ये लोग, एक स्थान पड़ता है, इधर ये साफ किए दे रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि इस तट पर ये लोग 1725 में ये लोग कब्जा कर लेते हैं, मालाबार तट, ठीक है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है कराईकल, ये कराईकल पांडिचेरी राज्य का हिस्सा है। और यहाँ पर ये लोग 1739 में ये लोग कराईकल पर कब्जा कर लेते हैं। हालांकि 1742 तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इसका केवल और केवल ध्यान व्यापारिक गतिविधियों पर ही था। और इसके बाद भारत के अंदर एक शक्तिशाली फ्रांसीसी गवर्नर का आगमन होता है, और इसके आगमन के साथ ही भारत के अंदर फ्रांसीसियों की शक्ति में तेजी के साथ वृद्धि होती है। और भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। जो शक्तिशाली गवर्नर भारत में आता है, उसने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए युद्ध किया, और किस तरह से साम्राज्यवादी नीति के तहत
इसने अंग्रेज़ों से किस तरह से संघर्ष किया और ये शक्तिशाली गवर्नर आखिर कौन था, ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।